हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नेम इज योगेश शर्मा। आज हम यहाँ पर अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं और अधिगम के सिद्धांत में हमारी सीरीज चल रही है पूरी, जिसमें हमने कई सारे जो सिद्धांत है वो लास्ट क्लासेज में हमने पढ़े हैं। आज हम एक नए सिद्धांत के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। उस सिद्धांत का नाम है फील्ड थ्योरी, जो कि कोर्ट लेविन के द्वारा दी गई है। कोर्ट लेविन का जो है क्षेत्रीय सिद्धांत है, जिसको हम कह सकते हैं, जिसको आप तलरूप सिद्धांत या टोपोलॉजिकल थ्योरी के नाम से भी आप जिसको जानते हो। इस थ्योरी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा बड़ा सिद्धांत नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए आज की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। थ्योरी स्टार्ट करने से पहले यदि तक आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए फिर आज की थ्योरी स्टार्ट करते हैं, जिसको हम फील्ड थ्योरी के नाम से जान रहे हैं। फील्ड थ्योरी, इसको हम क्षेत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय सिद्धांत। फील्ड थ्योरी जो है, क्षेत्रीय सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कोर्ट लेविन। कौन? कोर्ट लेविन। अर्थात कहने का मतलब ये है कि फील्ड थ्योरी जो है, क्षेत्रीय सिद्धांत जो है, इस क्षेत्रीय सिद्धांत को कोर्ट लेविन ने दिया था। किसने दिया था? कोर्ट लेविन ने क्षेत्रीय सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत को आप एक अन्य नाम से जानते हैं और उसका अन्य नाम है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको आप तलरूप सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तलरूप सिद्धांत भी जिसको आप कहते हैं, अर्थात टोपोलॉजिकल थ्योरी। टोपोलॉजिकल थ्योरी भी आप इसको कहते हैं। भाई हम बात करेंगे अब कोर्ट लेविन के बारे में, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया है। कोर्ट लेविन एक गेस्टाल्टवादी विचारक है। क्या? गेस्टाल्टवादी विचारक है कोर्ट लेविन। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में कहीं ना कहीं, आपको नाम से पता चल रहा है, क्षेत्रीय सिद्धांत, अर्थात आपका जो लाइफ स्पेस है, उस लाइफ स्पेस की बात यहां पर किसके द्वारा की गई है? कोर्ट लेविन के द्वारा की गई है। अर्थात एक व्यक्ति के सीखने में उसके वातावरण और उस वातावरण में उसके पास जो उसका जो अधिगम क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्तियों की जो इंपोर्टेंस है, उसके बारे में यहां पर बताया गया है। किसके द्वारा? कोर्ट लेविन के द्वारा। अर्थात कोर्ट लेविन ये कहते हैं कि मानव का जो व्यवहार है वो व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है। क्या? मानव का जो व्यवहार है, एक बात कही है इन्होंने, उसको आप याद रखिए। मानव का व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है। का प्रतिफल है। प्रतिफल मतलब आप रिजल्ट कह सकते हो कि व्यक्ति जो है, मानव जो है, एक जो व्यवहार जो प्रदर्शित करता है, ये व्यवहार उसके आसपास पाए जाने वाले अन्य पर्सन और उसका जो वातावरण है, जिस वातावरण में वह व्यक्ति रहता है, उस वातावरण का ही क्या है? रिजल्ट है। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो बिहेवियर है वो अपने आसपास पाए जाने वाले व्यक्ति, जो कि सोसाइटी के पर्सन है, उन पर्सन और वहां का जो वातावरण है, आप जिस वातावरण में जहां पर रहते हो, वो वातावरण ही आपके व्यवहार को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है? आपका व्यवहार उस वातावरण में पाए जाने वाले व्यक्ति और वातावरण के अनुसार होता है। यही ये लाइन यहाँ पर कह रही है। कई बार एग्जाम में इस लाइन को पूछा गया है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हो सकता है आपको लिखा हुआ पहले कि मानव का व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है। ये जो वाक्य है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो वो आपको याद रखना है, कोर्ट लेविन के द्वारा। किसके द्वारा? कोर्ट लेविन के द्वारा। अर्थात कोर्ट लेविन जो है अपने जो प्रयोग में या अपने सिद्धांत में, कोर्ट लेविन लाइफ स्पेस की बात करते हैं। जीवन से जुड़ा हुआ सिद्धांत आपका, अर्थात आपका जीवन क्षेत्र जो है, उस जीवन क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो सिद्धांत है, वो कौन सा सिद्धांत है? कोर्ट लेविन का सिद्धांत। याद रखना है, गेस्टाल्टवादी विचारक है। कैसे विचारक है? गेस्टाल्टवादी विचारक है। ठीक है? यहां तक आपको बात समझ में आई। अब बात करते हैं कोर्ट लेविन की। तो कोर्ट लेविन भाई ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो सीखना है, किसी भी व्यक्ति का जो अधिगम है, वो व्यक्ति का जो अधिगम है उसके
जीवन क्षेत्र जिसको हम लाइफ स्पेस भी कह रहे हैं, इस जीवन क्षेत्र से बाहर जो है व्यक्ति का सीखना नहीं होता है। अर्थात व्यक्ति जिस जीवन क्षेत्र में रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है, उस वातावरण के अनुसार वहां के व्यक्तियों के मध्य ही उसका जो जीवन क्षेत्र है, उस जीवन क्षेत्र में ही वह क्या करता है, अधिगम कार्य करता है। बात आ रही समझ में? अर्थात आप जो कुछ भी सीख रहे हैं वो वातावरण और वहां पर पाए जाने वाले व्यक्तियों के माध्यम से, उनके माध्यम से, अनुक्रियाओं के माध्यम से आप सीख रहे हैं। तो जीवन क्षेत्र से जुड़ा सिद्धांत है। अर्थात कहीं ना कहीं कोट जो है, लेविन जो है, वो लाइफ स्पेस की बात करते हैं, जीवन क्षेत्र से जुड़ा हुआ सिद्धांत की बात करते हैं। दो फैक्टर को यहां पर शामिल किया गया है कोट लेविन के द्वारा, एक तो व्यक्ति और उस वातावरण, व्यक्ति और वहां का जो वातावरण है, जिस क्षेत्र में वह व्यक्ति रहता है, इस दोनों को जो है इन्होंने अपने अधिगम क्षेत्र में यहां पर शामिल किया है। और एक सूत्र भी इन्होंने दिया है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, कोट लेविन ने अपने प्रयोगों में यहां पर एक शब्द यूज किया है जिसको हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक मानव। क्या? मनोवैज्ञानिक मानव। मनोवैज्ञानिक मानव की यहां पर कोट लेविन के द्वारा बात की गई है। ठीक है, तो इनका एक सूत्र है, उस सूत्र के बारे में देखते हैं। एल बराबर, या आप इसको कई बार आपको बी भी देखने को मिलेगा, एल बराबर, एल या बी बराबर पी, सॉरी एफ पी और ई। ठीक है, ये इनका एक सूत्र है। इसका मतलब क्या है, यहां पर इसका मतलब समझना है। एल जो है यहां पर वो क्या है, लर्निंग। क्या? लर्निंग। आप लाइफ स्पेस मत रखना यार। ठीक है, एल का मतलब क्या है, लर्निंग। वी का मतलब है यहां पर आपका जो बिहेवियर है, बिहेवियर। ठीक है, एफ का मतलब है यहां पर आपका फील्ड, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो। और पी की यदि मैं यहां पर बात करूं, ये जो पी है यहां पर साइकोलॉजिकल पर्सन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल पर्सन की यहां पर हम बात कर रहे हैं। और ई जो है, ये ई यहां पर एनवायरमेंट है। क्या? एनवायरमेंट। ठीक है, एल से लर्निंग, बी से बिहेवियर, एफ से फील्ड और पी से साइकोलॉजिकल पर्सन, जिसकी यहां पर मनोवैज्ञानिक मानव की जो बात कर रहा है वो कौन है, कोट लेविन। कोट लेविन ने यहां पर एक मानव को मनोवैज्ञानिक मानव कहा है, पी साइकोलॉजिकल पर्सन और ई यहाँ का एनवायरमेंट। अर्थात एक व्यक्ति का जो अधिगम क्षेत्र है, लर्निंग जो क्षेत्र है, या बिहेवियर जो वो प्रदर्शित करेगा, अधिगम के माध्यम से बिहेवियर प्रदर्शित करेगा, सीधी सी बात है। तो एक व्यक्ति का जो लर्निंग क्षेत्र है, वो उसके लर्निंग जो है, अधिगम जो है एक व्यक्ति का, वो वहां पर पाए जाने वाले फील्ड, क्षेत्र, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले पर्सन, साइकोलॉजिकल पर्सन की हम यहां पर बात कर रहे हैं, और वहां का एनवायरमेंट, दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, यही बात समझ में। अभी मैंने लिखा था कि एक व्यक्ति का जो अधिगम है, जो सीखना है, कोट लेविन के अनुसार, किसके अनुसार, कोट लेविन के अनुसार, एक व्यक्ति का अधिगम उस फील्ड में पाए जाने वाले पर्संस, व्यक्तियों, अर्थात जिस फील्ड में कोई ये जो अधिगम करता है, जिस फील्ड में रह रहा है, उस फील्ड में पाए जाने वाले व्यक्ति और वहां का जो एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट पर ये जो अधिगम है वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये सूत्र जो है किसके द्वारा दिया गया है, कोट लेविन के द्वारा दिया गया है। कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि कोट लेविन ने, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां पर, कोट लेविन ने निम्न में से कोट लेविन ने निम्न में से किस कारक को
कारक को अपने सिद्धांत में दर्शाया है। ठीक है, वहां पर आपको ऐसे मिल सकता है कि वातावरण वंशानुक्रम, थर्ड है व्यक्ति और वातावरण, और लास्ट है कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि व्यक्ति और वातावरण की इंपॉर्टेंस की बात की गई है, तो वो कौन से जुड़ता है? कोट-लेविन से जुड़ता है। कई बार जो है ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है इंपॉर्टेंट जो है एनवायरमेंट, और वहां पर उस एनवायरमेंट में पाए जाने वाले जो पर्सन्स है, वो पर्सन्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें ही हम आगे बात करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी इस सिद्धांत के बारे में जिसके बारे में हमने यहाँ पर अभी चर्चा की है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि कोट-लेविन का जो क्षेत्रीय सिद्धांत है, इस सिद्धांत में यहां पर आपसे बात की गई है कि वातावरण और उस वातावरण में पाए जाने वाले व्यक्ति जो है वो उनके माध्यम से यहां पर क्या होता है? अधिगम होता है। ठीक है, यहां पर आपको जो है दो प्रकार के चालक देखने को मिलेंगे, जो कि आपको एक चालक तो होंगे जो कि आपको किसी भी टारगेट के प्रति, किसी भी उद्देश्य के प्रति जो है आपको क्या करेंगे? क्रिया करने के लिए मोटिवेट करेंगे। अर्थात यहां पर आपको दो प्रकार के चालक मिलेंगे। क्या? इन चालकों के बारे में भी बात की गई है। दो प्रकार के चालक यहां पर आपको मिलेंगे, जो कि एक तो होंगे उद्देश्य मूलक, क्या? उद्देश्य मूलक, और एक होंगे उद्देश्य विरोधी। उद्देश्य विरोधी चालक की हम यहां पर बात कर रहे हैं। अर्थात एक तो होंगे जो कि आपका जो उद्देश्य है उस टारगेट तक आपको ले जाने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। अर्थात यहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प दी जाएगी। और एक है उद्देश्य विरोधी, जो कि आपको कार्य करने से रोकेंगे। होता है कि जैसे इसको ऐसे समझो कि ये आपका एक वातावरण है, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो ये आपका फील्ड है। ठीक है, यहां पर आपने कोई टारगेट सेट किया हुआ है। व्यक्ति का जो टारगेट है, किसी भी मनुष्य का जो टारगेट है, वो उसके स्किल के माध्यम से जो है डिफाइन होता है। किसके माध्यम से? स्किल। आपके अंदर जो कौशल है, आप उन्हीं कौशलों के माध्यम से जो है अपना जो क्षेत्र है, अपना जो उद्देश्य है, अपना जो टारगेट है, अपना जो गोल है, वो गोल आप जो है वहां पर चुनते हैं। तो ये वातावरण है। इस वातावरण में कई सारे क्या है? पर्सन्स भी हैं, और यहाँ पर आपका जो है एनवायरमेंट भी है। ठीक है, अब आपका कोई टारगेट है, आपका कोई गोल है, और उस गोल को आपको यहां से इस गोल तक आपको जाना है। होता है कई बार हम कोई टारगेट चूज करते हैं, कोई गोल चूज करते हैं, तो वहां पर आपके राह में आपके जो उस टारगेट है, उस टारगेट के मध्य में आपके उस टारगेट के मध्य में बहुत सारी बाधाएं भी आएंगी, रुकावटें आएंगी, जो कि आपको उस कार्य से करने के लिए रोकेंगी। हो सकता है आप कार्य करने के लिए जा रहे हैं और आपके पास दो फैक्टर है आपके क्षेत्रीय सिद्धांत में, यहाँ पर एक तो वातावरण और उस वातावरण में पाए जाने वाले पर्सन्स, जो कि मनोवैज्ञानिक मानव है कोट-लेविन के अनुसार। तो दोनों ही आपको क्या करेंगे? कई बार प्रभावित करेंगे। हो सकता है आपको किसी कार्य को आज करना है, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाती है किसी कारण से। ठीक है, तो वहां पर जो इफेक्ट जो डाल रहा है, जो आपको कार्य करने से रोक रहा है, वो कौन है? आपकी तबीयत। तबीयत किससे जुड़ेगी? आपकी वातावरण से जुड़ेगी। अर्थात वातावरण में चेंज हुआ और उस चेंज के माध्यम से आपकी तबीयत खराब हुई और आपको कार्य करने से रोक रही है। अर्थात उद्देश्य विरोधी है। कैसी है? अर्थात पॉजिटिव नहीं है। कैसी है? नेगेटिव है। अर्थात आपको कार्य करने से रोका जा रहा है। हो सकता है आपने सोचा हो रात को सोने से पहले कि कल सुबह जो है मैं ज्यादा दौड़ने के लिए जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा ठंड देखने को मिली, आप दौड़ने के लिए नहीं गए। अर्थात वहां पर जो वातावरण जो है, वो वातावरण आपको कार्य करने से क्या कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है, बैरियर की तरह कार्य कर रहा है, एक तरीके से रुकावट की तरह जो है आपको यहाँ पर कार्य कर रहा है। अर्थात आप उस
टारगेट तक, आपका जो टारगेट था सुबह कट जाना, वो टारगेट जो है आपका पूरा नहीं हो पाया। किसकी वजह से? आपके वातावरण की वजह से। मैं यहाँ पर पर्सन की बात करूं तो हो सकता है आप जो है कोई कार्य करना चाह रहे हैं और आपने अपने दोस्तों से उस कार्य के बारे में जिक्र की, ठीक है। हो सकता है आपने अपने दोस्तों को आपने कार्य के बारे में बताया कि मैं इस काम को जो है करना चाहता हूं, आपने उससे कुछ हेल्प मांगनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों ने उस टाइम आपको यस कर दिया कि ठीक है वो काम करते हैं। अब जैसे ही आपने उन दोस्तों से अगले डे के लिए बोला कि कल चलना है, तो आप तो रेडी हैं, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। अर्थात आपको आपका जो कार्य है वो उन फ्रेंड्स के बिना नहीं हो सकता। वो फ्रेंड्स जो है आपके साथ नहीं जा रहे हैं, अर्थात आपके कार्य में, आपके गोल में, आपके टारगेट में जो है यहां पर क्या कर रहे हैं, वादा का कार्य कर रहे हैं। बात आ रही है समझ में? तो आपके टारगेट में या आपके जो गोल है उस गोल में यदि आपको बाधाएं आ रही हैं तो उद्देश्य विरोधी है, अर्थात उद्देश्य में बाधा उत्पन्न कर रही है। उद्देश्य मूलक की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। उद्देश्य मूलक मतलब आपको जैसे कोई कार्य करना है और उस कार्य में चार लोग जो है समाज के वातावरण के जो लोग हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं। आपने चाहा कि कल मुझे किसी विद्यालय में जाकर बच्चों को लिए कुछ देना है, ठीक है। वहां पर आपके लिए समाज के कुछ लोग और आपके साथ जुड़ गए, तो वो आपके उद्देश्य के प्रति क्या है, मूलक है। अर्थात आपके कार्य में कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिवनेस का कार्य कर रहे हैं। तो जो कार्य में साथ दे रहे हैं, अर्थात जो उद्देश्य को पूरा करने में जो है सहायता कर रहे हैं, वो उद्देश्य मूलक है। जबकि जो उद्देश्य को करने में सहायता नहीं कर रहे हैं वो कैसे हैं, उद्देश्य विरोधी हैं। अर्थात बैरियर की तरह कार्य करते हैं। जो बैरियर है वही क्या है, बाधाएं या प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं। बात आ रही है ना समझ में? तो यहाँ पर कुछ दो प्रकार के चालकों की बात की है। आपसे कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर इसके बारे में जिक्र किया है। बातें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। तो बालक का जो सीखना है वो बालक का सीखना वहां के वातावरण और उस वातावरण में पाए जाने वाले जो मनोवैज्ञानिक मानव है कोर्ट लेवन के अनुसार, उनके अनुसार यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। ये बात हुई इस सिद्धांत की। अब कोर्ट लेवन जो है, कोर्ट लेवन के द्वारा एक सिद्धांत और दिया गया है जिसके बारे में मैं जिक्र कर लेता हूं। कई बार सीटेट वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम थ्री फेज थ्योरी ऑफ चेंज कहते हैं, ठीक है। ये सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। मैं इसको मिटा देता हूं, कहीं आप ये ना सोचिए कि यही एक ही सिद्धांत है। तो कोर्ट लेवन ने एक और सिद्धांत दिया है। मोस्टली जो है रीट वगैरह की एग्जाम में आपको फील्ड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं, एक और सिद्धांत दिया है कोर्ट लेवन के द्वारा, थ्री फेज थ्योरी ऑफ चेंज। थ्री फेज थ्योरी ऑफ चेंज जो है ये कोर्ट लेवन के द्वारा दिया हुआ सिद्धांत है। कोर्ट लेवन ने यह सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, अर्थात थ्री फेज थ्योरी है, जिसमें यहां पर तीन फैक्टर्स के बारे में बात की गई है। अनफ्रीज, अनफ्रीज के बाद क्या होता है, चेंज होता है, और चेंज के बाद जो है रिफ्रीज हो जाता है। देखिए है क्या, समझो इस चीज को, नहीं है कुछ, सब हमारे दैनिक व्यवहार की चीज है, ठीक है। थ्री फेज थ्योरी ऑफ चेंज अर्थात बदलाव की थ्योरी है। थ्री चेंज की अर्थात परिवर्तन जो हुआ है उस चेंज की थ्योरी है थ्री फेज थ्योरी। फ्रीज का मतलब क्या है ये समझो, कि जैसे ही देखिए, जैसे कि अभी कोरोना आया और कोरोना के आते ही बहुत सारा क्या हुआ, चेंज हुआ, बदलाव हुआ, ठीक है। सिस्टम में चेंज करना पड़ा। कर्मचारी जो है उन कर्मचारियों से जुड़ा हुआ सिद्धांत है ये, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कर्मचारी से जुड़ा सिद्धांत, ठीक है। जो ऑफिशियल वर्कर जो है उनसे जुड़ा हुआ सिद्धांत है। जैसे ही कोई चेंज होता है, नया बदलाव जो होता है, कोरोना की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर जैसे ही कोई नया चेंज आया मार्च से, तो सारी जो सिस्टम्स है, सारे सिस्टम में धीरे धीरे चेंज होने को हमें देखने को मिला। अब यहां पर ये जो कर्मचारी है, अनफ्रीज की कंडीशन में ये कर्मचारी जो है बदलाव को समझने की कोशिश करेगा। क्या बदलाव जो हुआ है, बदलाव को समझने की कोशिश, बदलाव को समझने की कोशिश जहां हो रही है वो कैसी है, अनफ्रीज कंडीशन है। अर्थात वहां पर फ्रीज नहीं हुआ है,
मतलब चेंज हुआ है और उस चेंज को समझने की कोशिश की जा रही है। ये चेंज अभी स्टेबल नहीं है। कैसा नहीं है? स्टेबल नहीं है। अर्थात जैसे ही कोरोना का काल देखने को मिला तो सिस्टम में जो है कंप्लीटली रूप से चेंज होने को मिला। इस चेंज को, इस बदलाव को धीरे धीरे लोगों ने समझा। मास्क लगाने की इंपॉर्टेंस जो है वो लोगों ने धीरे धीरे समझी और ये आज हमारे दैनिक दिनचर्या का क्या है? हिस्सा है। अर्थात आज हम जब भी आते हैं तो मास्क लगाए बगैर नहीं जाते। इसको हमने क्या कर लिया है? रिफ्रीज कर लिया है। अभी क्या कर लिया है? रिफ्रीज। चेंज को अभी रिफ्रीज की हुआ है। अनफ्रीज की कंडीशन कब थी? जब जैसे ही अचानक कोरोना आया था तो वो जो कंडीशन थी, अर्थात जहां पर बदलावों को समझने की कोशिश की जा रही थी, वो कंडीशन कैसी थी? अनफ्रीज कंडीशन थी। जैसे ही चेंज आया, चेंज को लोगों ने जो है एक्सेप्ट किया और यहां पर रिफ्रीज की कंडीशन में नया जो परिवर्तन है, नए परिवर्तन में क्या आने लगी? स्थिरता आने लगी। अर्थात जो मास्क लगाने की बात जो बोली जा रही थी वो स्थिर हो गई। अर्थात हर व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से उस बदलाव को एक्सेप्ट कर चुका है रिफ्रीज की कंडीशन में। अर्थात नए परिवर्तन में यहां पर स्थिरता देखी जा रही है। नए परिवर्तन को स्थापित किया है और परिवर्तन में स्थिरता। नए परिवर्तन को स्थापित करना और हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जो है स्थिरता लाने का प्रयास। क्या? इस सिस्टम में स्थिरता लाने का प्रयास जो है वो यहां पर देखा गया है। बात आई या नहीं आई समझ है? एक बार फिर से समझो। जैसे ही कोई नया चेंज होता है किसी भी चीज में, तो वो चेंज जो है, चेंज आने के बाद अनफ्रीज की कंडीशन आती है। अर्थात बदलाव को समझने की कोशिश जहां पर होती है, कोई भी ऑफिशियल जो रूल्स रेगुलेशन है, यदि वहां पर आपको चेंज देखने को मिलता है तो पूरे सिस्टम में जो कर्मचारी हैं जो कि एक तरीके से कार्य कर रहे थे सभी, जैसे ही कोई नया बदलाव आया उस बदलाव को यहां पर समझने की कोशिश की जा रही है। अर्थात कंफर्ट जोन में बदलाव हुआ उनके में। ठीक है। बैंक के कर्मचारी किसी प्रोसेस को कंटिन्यू वन बाई वन जो है करते जा रहे थे। लगातार रूप से उनके सिस्टम में एक ही तरीके से कार्य हो रहा था। जैसे ही सिस्टम में चेंज आता है, चेंज आने पर कुछ बदलाव होते हैं और इन बदलावों को समझने की कोशिश जहां पर होती है वो अनफ्रीज कंडीशन होती है। और जहां पर बदलावों को पूर्ण रूप से स्थापित कर लिया जाता है, नए परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, सिस्टम में स्थिरता, स्टेबिलिटी जहां पर देखी जा रही है, वो कौन सी कंडीशन है? रिफ्रीज वाली कंडीशन है। ठीक है। जैसे करंट से जोड़ के देखो इसको कि जो नई शिक्षा नीति है हमारी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि कई एक स्टेट ने जो है एक्सेप्ट कर ली है अभी, लेकिन 2021 से सभी राज्यों को जो है ये नई जो शिक्षा नीति है इसके अनुसार ही कार्य करना होगा। कहने का मतलब जो है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा जो बदलाव है वो बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा। सिस्टम में बदलाव हो रहा है, मतलब अनफ्रीज की कंडीशन आएगी। बदलाव को लोग समझ रहे हैं। अभी नई शिक्षा नीति को पढ़ा जा रहा है बार बार कि नई शिक्षा नीति में क्या नया है पहले वाली शिक्षा नीति से, तो वहां पर बदलाव को समझने की कोशिश है। अनफ्रीज की कंडीशन है। चेंज जैसे ही समझ में आता है तो रिफ्रीज हो जाते हैं। अर्थात नए परिवर्तन को स्थापित, अब नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, नई शिक्षा नीति जो है, उस नई शिक्षा नीति को यहां पर स्थापित करना है 2021 से और सिस्टम में स्थिरता में लाने का प्रयास। अर्थात सिस्टम में एक बार जैसे ही नई शिक्षा नीति अप्लाई होगी तो धीरे धीरे सिस्टम में क्या आने लगेगी? सिस्टम में स्थिरता आने लगेगी, स्टेबिलिटी आने लगेगी और पूरा जो सिस्टम है उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ही क्या करने लगेगा? कार्य करने लगेगा। ठीक है। तो यहां पर कोटलेवे ने एक नई थ्योरी दी थी, थ्री फ्रीज थ्योरी ऑफ चेंज। इसको भी याद रखना है, जो कि कर्मचारी वर्ग से जुड़ती हुई थ्योरी है। ज्यादा कई बार क्वेश्चन जो है, यदि इन थ्योरियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऊपर से पूछा जाएगा, ज्यादा डीपली क्वेश्चन जो है यहाँ पर पुटअप करने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे सिद्धांत हैं जहां से डीपली क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पर ये थ्योरी खत्म होती है। आपको यदि ये थ्योरी पसंद आई है, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है, तो कृपया मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई थ्योरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय।